वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरु। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम स्पेशल टॉपिक है आर्ट ऑफ स्मार्ट वर्क। तो हार्ड वर्क तो सबको पता ही है, ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए, लेकिन उससे आगे भी आता है स्मार्ट वर्क आता है। तो स्मार्ट वर्क क्या होता है और कैसे जीवन में उसको अप्लाई करना है, वो आज हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। तो आपने एक स्टोरी सुनी रहेगी, वो प्यासा कौवा। तो कौवे को प्यास लगती तो क्या करता है, वो एक जगह पे देखता है कि वो कोई पात्र है, उसके अंदर पानी है लेकिन पानी बहुत अंदर है, तो क्या करता है, तो कंकर डालता है। और जैसे जैसे कंकर डालता है तो क्या होता है, पानी का स्तर ऊपर आता है और वो फिर पानी पीता है। तो वो क्या है, ओल्ड जनरेशन कौवा था। अभी का जो नया जनरेशन का कौवा क्या करता है, स्ट्रॉ लेके आ जाता है, डायरेक्ट पानी पी लेता है। तो उसको क्या बोलते हैं, पहला वाला था उसको क्या बोलते हैं, हार्ड वर्क। और अभी का जो कौवा क्या करता है, स्मार्ट वर्क। तो कभी भी कुछ भी करते हैं तो पहले सोचना चाहिए, तो थिंक एंड देन एक्ट। सो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन उपदेशामृत, जिसके हमारे प्रवचन ऑलरेडी हो चुके हैं, तो उसमें बताते हैं कि उत्साहात निश्चयात धैर्यात। सो ऑलवेज एंथुसियाज्म रहना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, लेकिन बुद्धि के साथ होना चाहिए। ऐसे ही जस्ट हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए, कभी कभी आउट ऑफ बॉक्स भी सोचना चाहिए। कई बार हम जो ऐसे ही सोच रहे तो साइड में भी उपाय पड़ा हुआ रहता है। तो लेटरल थिंकिंग करना चाहिए, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करना चाहिए, दूसरे माइंडसेट के साथ। कई बार कोई समस्या में उलझ जाते हैं तो क्या करना चाहिए, थोड़ा समय देके फिर से सोचना चाहिए। हम उसके पीछे लगे रहते हैं तो हमारा दिमाग एक ही तरह से सोचता है, थोड़ा सा समय देना चाहिए, दूसरा माइंडसेट रख के उसको सॉल्यूशन को ढूंढना चाहिए। तो इसीलिए ऐसे बोला जाता है कि जब हम स्मार्ट वर्क करते हैं तब उसका रिजल्ट हार्ड वर्क से ज़्यादा आता है। ऐसा नहीं है कि स्मार्ट वर्क का मतलब है काम नहीं करना है, काम तो करना ही है, लेकिन उस तरीके से करना है कि हमें बेहतर रिजल्ट मिले और कम समय में मिले। ओके, समझ में आ रहा है आपको? सो जैसे बताते हैं कि हमारा जो जीवन है वो एक पुस्तक की तरह है, उसके अंदर 100 चैप्टर है, 100 साल दिए हुए भगवान ने हमें। जैसे पहले के ज़माने में सतयुग में लोग कितना लाख साल तक जीते थे, उसके बाद 10,000, उसके बाद 1000 और अभी 100 साल। तो अभी 100 साल भी ज़्यादा लोग नहीं जीते हैं, 60, 70, 80 साल तो बहुत हो जाते हैं। तो हर एक जो चैप्टर है, हर एक साल जो हमें मिला है, उसके अंदर कितने पेजेस हैं, 365। अभी हमारा जो वर्ष पकड़ेंगे गुजराती वर्ष, तो उसके हिसाब से दीपावली आ रही है अभी 4 दिन के बाद, तो उसका क्या होगा, एक साल हमारा और कंप्लीट। गुजरातीમાં એવું પણ કહેવાય છે કેટલી દિવાળી જોઈ છે તમે, मतलब कितनी उम्र हो गई आपकी। तो ऐसे जो पन्ने चले गए वो आपके हाथ में नहीं है, जो चैप्टर्स चले गए वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन जो चैप्टर्स आने वाले हैं, जो पन्ने लिखने बाकी हैं, वो तो आपके हाथ में है। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट क्या है कि हम क्या फील करते हैं। जब वो भक्ति में रहते हैं तो कैसा अच्छा फील होता है कि नहीं। तो आनंद ज्यादा जरूरी है पैसों से। पैसे जरूरी है बेसिक चीजों के लिए, लेकिन सिर्फ पैसों से नहीं होने वाला है। तो हम देखते हैं ना, काफी लोगों के पास बहुत पैसे रहते हैं लेकिन वो सुखी नहीं होते हैं, आनंद में नहीं रहते हैं, सुसाइड करते हैं। बॉलीवुड्स में ऐसे काफी हो रहा है ना आजकल। लोग क्या लोन ले लेते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और फिर क्या कुछ ऐसा कर लेते हैं, अपने घर वालों के साथ खुद को भी मार डालते हैं। ऐसे कुछ किस्से भी न्यूज़पेपर में आ रहा है। तो इसे समझ सकते हैं कि आनंद ज़्यादा जरूरी है, पैसे जरूरी नहीं है। पैसे आपको व्यवहार चलाने के लिए उतने हैं तो अच्छी बात है, उतना आपको मेहनत करना चाहिए। तो जो समय है उसको सही तरीके से हम उपयोग करेंगे तो स्मार्ट वर्क हो जाएगा। तो जो भक्त रहते हैं वो क्या स्मार्ट रहते हैं, तो भक्ति भी कर लेते हैं और साथ साथ में अपना बाकी जो दैनिक कार्य है, जॉब वर्क है, बिजनेस है, वो भी अच्छे से कर लेते हैं।
दामोदर चैतन्य प्रभु को कितने लोग पहचानते हैं? सब लोग पहचानते हैं, देखा होगा उन्होंने। तो वो मेरे साथ एमबीबीएस में पढ़ाई करते थे और वो फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में ही भक्ति में जुड़े थे और 2 साल में उनकी दीक्षा हो गई थी और तब से मतलब काफ़ी सालों से पकड़ लीजिए कि 22 साल से तो सोलह माला कर ही रहे हैं। तो एग्जाम के समय पे भी सोलह माला कर रहे थे, तो मतलब वो स्मार्ट वर्क है, पढ़ाई भी कर रहे थे लेकिन साथ साथ में उनका सोलह माला भी कर रहे हैं। तो जीवन की 4 चीज़ें रहती हैं, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है, कुछ नॉट इंपॉर्टेंट रहती है, कुछ अर्जेंट रहती है, कुछ नॉट अर्जेंट रहती है। तो ज़्यादातर हमारा समय कहाँ चला जाता है? इंपॉर्टेंट और अर्जेंट या इंपॉर्टेंट और नॉन अर्जेंट में चला जाता है, सही कि नहीं? जबकि जरूरी क्या होता है? इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। जो अर्जेंट नहीं है लेकिन जरूरी है, उसको अगर आप प्लान करेंगे तो धीरे धीरे लाइफ में आप आगे जाएंगे। तो एक एक करके हम समझते हैं। तो सबसे पहला क्वाड्रेंट आता है इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट। जो नेसेसिटी है, करना ही है, प्रेसिंग प्रॉब्लम्स, क्राइसिस आ गया, डेडलाइंस आ गया, कुछ चीजें रीवर्क करनी पड़ती हैं। जैसे कुछ ऑफिस में काम करते हैं लोग, तो 5 साढ़े 5 बज गए, जाने का टाइम है और बॉस बोलता है कि अभी ये जरा आप इसको प्रेजेंटेशन को फिर से करके लाओ, तो करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। अभी गैस का बॉटल खत्म हो गया, दूसरा बॉटल नहीं है आपके पास, तो क्या करना पड़ेगा? पहले ऐसा होता था ना, सेकंड बॉटल नहीं रहता था, तो लोग क्या करना पड़ता था? आजू बाजू में ढूंढने जाना पड़ता था। तो जाना ही पड़ेगा ना, बे रोटली बनी से बाकी नहीं रोटली बनानी बाकी से, राइट? तो वो इंपॉर्टेंट भी है, अर्जेंट भी है। अभी कुछ बीमारी आ गई तो उसका ट्रीटमेंट लेना जरूरी भी है और अर्जेंट भी लेना पड़ेगा, ऐसे कुछ वेट नहीं कर सकते। सो ये सब चीजें ऐसी है कि जिसको मैनेज करना ही पड़ेगा। सो इंपॉर्टेंट और अर्जेंट जो चीजें हैं उसको क्या करना पड़ेगा? हमें मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन जो दूसरा क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट ऑफ क्वालिटी, जिसको बोलते हैं इंपॉर्टेंट और नॉट अर्जेंट, जिसके अंदर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है आपकी, तो उस पर फोकस करना चाहिए। इंपॉर्टेंट और अर्जेंट था, उसको क्या करना है? मैनेज करना है, ऑप्शन नहीं है आपके पास। लेकिन इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं, तो हम क्या करते हैं? उसको डिले करते हैं, बाद में करेंगे। होता है कि नहीं? सबका अनुभव है ऐसा? तो उसको क्या करना है? आपको फोकस करना है। कैसे फोकस करना है? आपको प्लानिंग करना है। कुछ चीजों को आप प्रिवेंट कर सकते हैं। अभी जैसे कुछ लोगों को देखा है आपने, वो बिल का तारीख आएगा ना, उसी दिन बिल भरने जाएंगे। ऐसे कुछ लोगों को देखा है आपने? जिसको प्रिवेंट कर सकते हैं ना, 2-4 दिन पहले भर सकते हैं कि नहीं? ऐसे कुछ उसी दिन भरने से कुछ पैसे बच नहीं जाते आपके। लेकिन कुछ लोगों को आदत है लास्ट टाइम पे ही करना है कोई ऐसे लोग भक्त हैं यहाँ पे? हाँ है। तो उसको आप क्या कर सकते हो? अभी जब बिल आ जाए तो तुरंत ही प्लान करके भर दो उसको, तो वो आपका क्या है? अर्जेंट में जाने से आप उसको रोक सकते हो। फिर प्रिपरेशन कर सकते हो कोई चीज के लिए। जैसे अभी आपको पहले से प्रोग्राम का पता है कि आज ये प्रोग्राम है, इतने भक्त आने वाले, तो हम क्या कर रहे हैं? अभी हम पूछ रहे थे कि कितने भक्त आने वाले हैं, तो प्रसाद कितने भक्तों का बनाना है पता चल जाता है। तो उसको क्या प्रिपरेशन बोल सकते हैं। उसके हिसाब से माता जी उतने भक्तों का प्रसाद की व्यवस्था करती है। फिर आता है पर्सनल डेवलपमेंट। जैसे कुछ ऐसी स्किल्स है जो आपको लाइफ के लिए जरूरी है, कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो आपको भक्ति के लिए जरूरी है। जैसे अभी कीर्तन करना है तो आपको क्या है? मृदंग बजाना आना चाहिए, करताल बजाना आना चाहिए, आरती आना चाहिए। पूजा करनी है तो उसके जो स्टेप्स है वो आने चाहिए। प्रवचन लेना है तो उसके लिए कुछ प्रिपरेशन करना पड़ेगा। बाद में प्रसाद सेवा है तो उसके लिए सब आयोजन करना पड़ेगा, क्लीनिंग से। तो मतलब सब चीज़ों का आपको पर्सनल डेवलपमेंट में भी, भक्ति में भी, और अगर आपको ऑफिस के हिसाब से देखेंगे तो ऑफिस के लिए भी वो सब चीज़ें भी लगती है कि सुबह जल्दी उठना है, तैयार होकर टाइम पे पहुंचना है, वहाँ पे आपको वर्क पे जो जरूरी है वो स्किल्स को सीखना है, अपग्रेड करना है, तभी आपका प्रमोशन होगा, तभी आपको बेहतर पोस्ट प्राप्त होगी। फिर रिलेशनशिप बिल्डिंग, तो आपके संबंध रहेंगे तो आपको कभी कुछ रुक गया तो आप तुरंत आपका काम निकल जाएगा। आपको पता रहेगा कुछ ऐसे व्यक्ति रहते हैं कि जिनको आप काम बताते तो कर लेते कैसे भी करके, क्योंकि उनके कॉन्टेक्ट्स रहते हैं। रिकॉग्नाइजिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज, मतलब कुछ नई तक है आपको जो आप उसको ले सकते हो, यू कैन ग्रैब इट। तो ये क्या है? फोकस करना है किसके ऊपर? इंपॉर्टेंट और नॉन अर्जेंट के ऊपर, ठीक है। थर्ड इज नॉट इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट, डिस्ट्रैक्ट करती है सब चीजें।
जैसे कोई कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, ईमेल्स पॉपअप हो रहा है, अभी मोबाइल में देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, आपको नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, व्हाट्सएप नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कुछ ऐसे जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है लेकिन आपको अटेंड करना पड़ता है। पॉपुलर एक्टिविटीज़ जैसे अभी बीच में नवरात्रि थी, गरबा, अभी कुछ ऐसे आ जाएगा, उत्तरायण आ जाएगा, होली आ जाएगा, क्रिकेट आ जाएगा, या फिर कबड्डी का कुछ आ जाएगा, या कुछ और कुछ ऐसे पॉपुलर एक्टिविटीज़ आ जाती है, तो वो भी आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब आपका लाइफ का कुछ अलग लक्ष्य है, अगर आप स्टूडेंट हो, आपको पढ़ाई करना है, आप भक्त हो, आपको भक्ति में आगे बढ़ना है, तो ये सारी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो उसको अवॉइड कर सकते हैं आप। सुबह में कितने लोग उठ के पहले सबसे पहले न्यूज़पेपर ही पढ़ते हैं? नहीं, अच्छी बात है, भक्तों में अच्छा, लेकिन आप रूटीन में बाहर जाएंगे तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो वेट करते हैं, नहाना धोना सब बाद में रहता है, वो डायरेक्ट चाय पीते हैं और न्यूज़पेपर आधा घंटा 1 घंटा निकाल देते हैं। देखिए आपने ऐसे लोगों को सुबह में, और अगर न्यूज़पेपर नहीं आया तो वेट करते रहते हैं कि कब आएगा। तो ये सब चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। और चौथा है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है, अर्जेंट भी नहीं है। ऐसे कोई उदाहरण दे सकते हैं आप? इंपॉर्टेंट भी नहीं है, अर्जेंट भी नहीं है। टीवी देखना, एंटरटेनमेंट, सोशल मीडिया चेकिंग, गॉसिप करना, और अलग टाइम वेस्टर्स रहते हैं, तो ये सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। तो 4 चीज़ें देखी हमने, इंपॉर्टेंट, अर्जेंट, तो वो क्या है, मैनेज करना ही पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं। इंपॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट, फोकस करना पड़ेगा उसकी, उसमें प्लानिंग करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, तैयारी करेंगे, तो नेक्स्ट लेवल पे आप जा पाएंगे। तो जब आपका इंपॉर्टेंट और अर्जेंट वाला क्वाड्रेंट कम हो जाएगा, धीरे 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 वैसी चीज़ें बहुत कम आएगी, फिर आपको लास्ट टाइम पे भागना नहीं पड़ेगा। सही है कि नहीं? तीसरा क्या है, नॉट इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट, वो चीज़ों को अवॉइड करना है आपको। जैसे काफ़ी फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं आपके ऊपर, तो उसको आप सिलेक्टिव फ़ोन कॉल्स को ले सकते हैं, आप कुछ साइट्स को ब्लॉक कर सकते हैं, कुछ नोटिफिकेशंस को म्यूट कर सकते हैं। और नॉट इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट तो क्या है, टीवी है, गॉसिपिंग है, सोशल मीडिया चेकिंग है, तो उसको सब आप बंद कर सकते हो उसको आप। और अगर पॉसिबल है तो ये मोबाइल के बदले आप सादा मोबाइल भी यूज़ कर सकते हो, अगर आप इतने भक्ति में सिंसियर हैं तो मतलब कर सकते हो। कई बार मुझे विचार आ जाता है कि इसके बदले में छोटा वाला ले लूँ, लेकिन क्या है, वो रिपोर्ट्स आते हैं, देखना पड़ता है, तो ऑप्शन नहीं। लेकिन अगर आपके पास ऐसा ऑप्शन है कि आप छोटा मोबाइल यूज़ कर सकते हैं, तो मेरी आपको गारंटी है कि आपकी भक्ति में प्रगति, बूस्टर इंजन लग जाएगा आपको। ऐसा नहीं है कि सब लोग ये यूज़ कर रहे तो अपने को कंपलसरी है। तो आगे देखते हैं ह्यूमन फंक्शन कर्व। ह्यूमन फंक्शन कर्व कैसा रहता है कि जैसे जैसे समय जाता है ना, तो प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए। 1 घंटे में कुछ काम हो रहा है तो 4 घंटे में 4 गुना होना चाहिए, 8 घंटे में 8 गुना होना चाहिए। लेकिन कुछ समय पे बाद क्या होता है कि आदमी थकने लगता है, तो उस समय पे क्या होता है कि उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, एग्जॉस्ट हो जाता है, इल हेल्थ, बीमार हो जाता है, और फिर ब्रेक डाउन आ जाता है। तो हर एक का वो ब्रेक डाउन का पॉइंट अलग रहता है, इल हेल्थ का पॉइंट अलग रहता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आपका खुद का एग्जॉशन पॉइंट, इल हेल्थ का पॉइंट और ब्रेक डाउन का पॉइंट समझना चाहिए। और अगर आप सीनियर है तो आपके अंदर में जो कार्य कर रहे हैं तो उनका भी पॉइंट अलग अलग रह सकता है। जैसे पहले सासू बोलते हम तो 4 बजे उठते थे, तो आपके ज़माने में अच्छे क्वालिटी का खाना खाया रहेगा तो इसलिए 4 बजे उठ पाते थे। अभी के लोगों के लिए शायद पॉसिबल नहीं भी हो सकता है, उतनी ताकत भी नहीं रही लोगों के पास। जैसे आज से 5000 साल पहले जो मानव रहते थे वो महामानव थे सब, अभी तो छोटे छोटे हो गए, 5 साढ़े 5 फुट हाइट हो गई सबकी अभी। ठीक है, तो वो हमें हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ मैनेज करना पड़ेगा। स्ट्रेस कब आता है, जब हम बॉडी में स्ट्रेस आता है तब माइंड में स्ट्रेस आता है, और माइंड में आता है तो बॉडी में आता है। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि मन क्या है। तो हमारा शरीर, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर 2 चीज़ों से बना हुआ है। भगवद गीता में जैसे हम पढ़ा है कि जो स्थूल शरीर है वो कैसे बना हुआ है, 5 तत्वों से बना हुआ है। कौन कौन से तत्व हैं, भूमि, रलो, तो भूमि मतलब अर्थ, फिर वाटर, वाटर मतलब जल, फिर फायर मतलब अग्नि, फिर एयर मतलब वायु, और ईथर मतलब आकाश।
तो 5 स्थूल तत्वों से बना हुआ है हमारा शरीर। और सूक्ष्म तत्व कौन से हैं? मन, बुद्धि और मिथ्या अहंकार। तो सही अहंकार क्या है? जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास। तो हम नित्य कृष्ण के दास हैं, लेकिन हम क्या समझते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, फलाना फलाना का पति हूँ, फलाना फलाने का बाप हूँ, फलाना फलाना कंपनी का मालिक हूँ। ऐसा होता है ना हमारा। तो वो क्या मिथ्या अहंकार है, उसको क्या बोलते हैं? फॉल्स ईगो बोलते हैं। तो वो सूक्ष्म शरीर के अंदर कौन है? आत्मा है। और आत्मा के साथ हृदय प्रदेश में कौन स्थित है? भगवान परमात्मा के रूप में विद्यमान रहते हैं। तो मन क्या है? वो हमारा सूक्ष्म शरीर का एक भाग है। हम मन नहीं है, लेकिन बोलते हैं ना, मने तो मन में फाव से हम करीस। वो बच्चे ऐसा करते हैं क्योंकि बच्चों के अंदर क्या बुद्धि का विकास इतना नहीं रहता है, इसलिए वो क्या मन में जो आता है वो बच्चे करते हैं। तो इसलिए कोई बड़ा व्यक्ति अगर ऐसा करता है तो क्या हो, तो बालक बुद्धि थी काम करे से वो कहिए ना। वो तो आगे देखेंगे कि हमारी जो अलग अलग इंद्रियां हैं, वो इंद्रियों से क्या करते हैं? हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, मन को देते हैं। और मन में क्या रहता है? पहले के अनुभव है, इच्छाएं हैं, काफी इच्छाएं हैं ना, पूरी हुई है नहीं हुई है। कई माता पिता करते हैं ना, अपनी इच्छा पूरी नहीं हुई बच्चों से पूरी करते हैं। अमे ना भणी सके એટલે તારે ભણવું જ પડશે। करते हैं कि नहीं? करते हैं ना। मुझे डॉक्टर बनना था लेकिन मैं नहीं बन पाया, तुझे बन के दिखाना, मेरी तो पूरा बोझ बच्चों के ऊपर डाल देते हैं। तो ऐसे हमारी अपूर्ण इच्छा रहते हैं, विचार रहते हैं। तो मन के 3 कार्य रहते हैं, थिंकिंग, विलिंग, फीलिंग। थिंकिंग मतलब सोचना, विचार करना, विलिंग मतलब इच्छा करना, और फीलिंग मतलब अनुभव करना। तो मन क्या करता है? बुद्धि के साथ कंसल्ट करता है। अगर बुद्धि स्ट्रांग है तो क्या सही आंसर बताएगी वो, अगर बुद्धि स्ट्रांग नहीं है तो क्या होगा? मन अपने हिसाब से करेगा। तो सादा उदाहरण लेते हैं, एकदम सिंपल उदाहरण। तो जैसे कोई व्यक्ति है जिसको डायबिटीज हुआ है, और वो व्यक्ति को ऐसा लगता है कि घर पे तो मीठा खाना नहीं मिलता है मुझे, तो जब बाहर जाता है तो क्या है, उसको इच्छा हो जाती है कि मैं गुलाब जामुन खा लूँ या और कोई स्वीट खा लूँ। तो वो व्यक्ति क्या करता है? उसका मन बोलता है कि 2 गुलाब जामुन खाने से कुछ नहीं होने वाला है। होता है ना ऐसा? देखा है ऐसे लोगों को आपने? जब उनके बीवी बच्चे कोई आसपास में नहीं है तो वो फिर खा लेते हैं। तो दुकान के पास से जा रहे हैं तब उनके मन में विचार आया, तो बुद्धि क्या बोलती है कि आपका HbA1c ज्यादा है, आपका डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है, तो आपको नहीं खाना चाहिए। लेकिन मन हावी हो जाता है। तो मन क्या करता है? पैर को बोलता है कि भाई दुकान की तरफ जाओ। फिर हाथ क्या करता है? पर्स निकालता है, 50 रुपए के 5 गुलाब जामुन ले लेता है। 2 की बात हुई थी, 5 ले लेता है, और घर पे तो लेके जा सकते नहीं है, तो वहीं पे 5 गुलाब जामुन खा लेते हैं। तो लाइफ में ऐसे ही होता है कि जब हमारा मन बुद्धि के कंट्रोल में नहीं है तो मन के हिसाब से होता है। और जब मन के हिसाब से होता है तो क्या होता है? इंद्रियां जो विषय के हिसाब से जाती है, नाक को अच्छा अच्छा सूंघना अच्छा लगता है, आंखों को अच्छा अच्छा देखना अच्छा लगता है, त्वचा को अच्छा अच्छा संपर्क अच्छा लगता है, तो वैसे अलग अलग इंद्रियों को अलग अलग विषय रहते हैं, वो पसंद है, तो वो अलग अलग दिशा में लेके जाता है और हमारा जीवन नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। तो इसलिए बताया जाता है कि 6ठे अध्याय में भगवान बताते हैं 6ठे और 7वें श्लोक में कि जिसने अपना मन नियंत्रित किया है उसका मन उसका सबसे बड़ा मित्र है, और जो ऐसा नहीं कर पाए उसका मन उसका सबसे बड़ा। तो मन अच्छा बुरा नहीं होता है, अगर आप मन को कंट्रोल कर लेंगे तो आपके लिए मित्र की तरह काम करता है, और अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो आपका शत्रुवत कार्य करता है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमारी सही पहचान को जानना पड़ेगा। हमारी सही पहचान क्या है? हम आत्मा है, भगवान के सनातन अंश है, भगवान के सनातन सेवक है। शास्त्र में बताया गया कि देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिस धीरस तत्र न मुह्यति। शरीर में क्या होता है? बच्चे हैं, फिर वो बड़ा होता है, कुमार अवस्था आती है, युवा अवस्था आती है, वृद्धावस्था आती है, फिर मृत्यु होता है, फिर दूसरा शरीर प्राप्त होता है। तो ये साइकिल चलता रहता है। मंदिर में जाएंगे तो लेफ्ट साइड में बड़ा एक चित्र बना हुआ है उसका, देखा है आपने? मंदिर पे सबसे पहले लेफ्ट साइड में आता है, पूरा लाइफ साइकिल बताया हुआ है। तो अभी हम वो लाइफ साइकिल के कुछ स्टेज पे अभी हम हैं, मध्य में हैं या अंत में हैं, कहीं तो हैं हम लोग अभी। तो अगर वो साइकिल को ब्रेक करना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें हमारे मन को नियंत्रित करना पड़ेगा।
तो मन नियंत्रित कब होगा? जब हम आध्यात्मिक जीवन का स्वीकार करेंगे। अभी दो प्रकार के लोग होते हैं, थोड़ा समझते हैं, एक एक पहलू को समझेंगे हम। टाइप ए पर्सनालिटी रहता है, कैसा रहता है? अर्जेंट, इम्पेशेंट, उनको कोई धैर्य नहीं रहता है, एग्रेसिव है, बहुत कॉम्पिटिटिव ड्राइव है और इनसिक्योरिटी रहती है उनको। आजकल ज्यादातर लोग ऐसे रहते हैं, फटाफट चाहिए उनको, क्विक। उनको ऐसा है कि कोई बताए कि 1 साल पढ़ के आप लाख रुपए कमा सकते हो, तो वही कोर्स ले लेंगे वो। उनको 4-5 साल 10 साल पढ़ना, शॉर्ट टर्म चाहिए, सब कुछ फटाफट चाहिए। दूसरे कैसे रहते हैं? टाइप बी पर्सनालिटी रहते हैं, रिलैक्स लेकिन अलर्ट रहते हैं, साथ में रियलिस्टिक टारगेट रहता है, बेटर डेलीगेशन, मतलब जो काम खुद नहीं करना है किसी और को दे सकते हैं, स्लो एंड स्टेडी। जैसे कछुए और खरगोश की स्टोरी आती थी, तो कछुए जैसा वो अपने काम में लगा हुआ है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। सेंस ऑफ वर्थ, उनको अपनी वैल्यू पता है, कोई रिकॉग्नाइज करे या ना करे, और बैलेंस लाइफ जीते हैं। जैसे शास्त्र में बताया गया ना, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो खाना पीना, आहार विहार, फिर घूमना, आराम करना, ये सब चीजें बैलेंस में करनी चाहिए। तो अगर आपको वर्क मैनेजमेंट करना है, जिसको हम बोलते हैं कि स्मार्ट वर्क, तो कैसे करना पड़ेगा? आपको अच्छे से करना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ फॉर्मूला मैं देता हूं आपको। तो अगर आप वर्क प्लेस पे हैं तो एक फॉर्मूला है टॉप टीच फॉर्मूला। आप कहीं पे भी कार्य कर रहे हैं, आपका खुद का बिजनेस है या आप कुछ जगह पे जॉब कर रहे हैं, तो सबसे पहला है टी, मतलब TOP, मतलब टॉप, TEACH, तो टॉप टीच। तो 8 चीजें हैं। तो पहली चीज है टाइम मैनेजमेंट, आप लिख सकते हैं T फॉर टाइम मैनेजमेंट। ये प्रेजेंटेशन में शेयर कर दूंगा ग्रुप में, फिर भी आप लिख सकते हैं, मेन चीज है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? टाइम मैनेजमेंट। तो अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं, रात को टाइम पे नहीं सो पाते हैं, तो आपका पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, तो आप कोई भी चीज पंक्चुअल से नहीं कर पाएंगे। पंक्चुअल रह के करना है तो कैसे करना पड़ेगा? आपको टाइम को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, अपने टाइम को भी रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, औरों के टाइम को भी रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट एस्पेक्ट क्या है? टाइम मैनेजमेंट। फिर सेकंड इज O इज ऑर्गेनाइज्ड। तो आप जहां पे काम कर रहे हो वो सब चीजें ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट ऑफिस देखा कभी आपने, वो बहुत फाइल पड़ी रहते, पाइल अप रहता है, तो उनको ढूंढना है तो भी मिलता नहीं है, कई बार ओवरवर्क रहता है। तो आपको डेस्क क्लीन होना चाहिए, जरूरी चीजें ही होनी चाहिए, अननेसेसरी चीजें वहां पे नहीं होनी चाहिए। थर्ड इज P, सो यू हैव टू प्रायोरिटाइज, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। तो पहला काम कौन सा जरूरी है? तो आप किसी को डेलीगेट भी करते तो आप बताओ कि ये 5 काम है, उसमें से ये ज्यादा जरूरी है, इसको पहले करना है। जैसे इमरजेंसी में कोई पेशेंट आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको सबसे पहले IV एक्सेस दे दो, इसको फिर ये दवाई दे दो, फिर ये करो, फिर इन्वेस्टिगेशंस भेजो, तो प्रायोरिटी रहती है। तो वैसे हमें फर्स्ट थिंग फर्स्ट। फिर चौथा है T, टू डू लिस्ट। तो आज क्या करना है, कल क्या करना है, उसका लिस्ट होना चाहिए आपके पास। होता है ना कि भाई आज इतना काम करना है, कल फिर ये चीजें करना है, तो लेकिन उसके लिए आज कई बार प्रिपरेशन करना पड़ता है। जैसे माताजियों को पता रहेगा, अभी चने की सब्जी बनानी है आपको, तो कल सुबह में डायरेक्ट बनेगी क्या? उसको पानी में रखना पड़ेगा आपको, ठीक है कि नहीं? राइट? तो वो क्या, आज का भी काम, कल का क्या काम है वो भी रखना पड़ेगा। ऐसे तो माताजी लोगों का दिमाग तो कंप्यूटर का तरह रहता है, उनको लिखना नहीं पड़ता है, पता रहता है सब। एक्सपेक्टेशन, E फॉर एक्सपेक्टेशन। तो एक्सपेक्टेशंस क्लियर रखने चाहिए आपके सीनियर जूनियर्स के साथ। ऐसे सास और बहू है तो शादी से पहले बता देना चाहिए कि भाई अपने घर में तो ऐसी सब्जी बनती है, ऐसी बनानी आती है, तो आ जाओ। बाद में झगड़ा नहीं करना चाहिए, या फिर आप जैसे बनाओगे वैसे खा लेंगे हम। लेकिन ज्यादातर ऐसा नहीं होता है, हमारे घर में तो नमक कम पड़ता है, ऐसा होता है ना। हर एक माताओं को अनुभव रहेगा ये। तो नया टेस्ट भी खा सकते हैं ना, ऐसा थोड़ी कि वही चलाना है। लेकिन एक्सपेक्टेशन क्लियर किया रहता है तो प्रॉब्लम्स कम आते हैं। एक्वायर नेसेसरी स्किल्स, ए आगे का, तो अपग्रेड करो अपने आप को। पहले क्या था, टाइप चलता था ना, अभी टाइप चलता है, अभी कंप्यूटर चलता है, अभी टच स्क्रीन चलता है, तो यू हैव टू अपग्रेड। मोबाइल में भी क्या सिंपल मोबाइल आता था, उसके बाद अभी टच स्क्रीन आता है।
अभी और वॉइस कमांड वाले आ रहे हैं, तो अपग्रेड हो रहा है, तो आपको भी अपग्रेड होना पड़ेगा। कम्युनिकेट प्रॉपरली, तो आपको जो भी चीज़ें हैं, कुछ फ़ोन पे बात हुई तो लिख लो उसको आप, सब कुछ याद नहीं रहता है कई बार। हमारे फील्ड में ऐसा होता है, कोई डॉक्टर को फ़ोन किया तो वो बोलते हैं ये दवाई देना है, तो पूछ लेना है कि एग्जैक्टली कौन सी दवाई कितने दिन देना है, क्या डोज में देना है। तो ऐसे ही कुछ फ़ोन पे आप ऑर्डर ले रहे हो किसी का, तो उसको अच्छे से समझना चाहिए। और सबसे लास्ट है एच, हैंडल विथ केयर। किसको? लोगों को, पीपल। तो 8 चीज़ें देखी। सबसे पहला है टी, दैट इज टाइम मैनेजमेंट। फिर ओ मतलब ऑर्गेनाइज होना चाहिए आपको। फिर पी मतलब प्रायोरिटी होनी चाहिए सब चीज़ों की, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। फिर टू डू लिस्ट, आज का कल का लिस्ट होना चाहिए। फिर एक्सपेक्टेशंस, आपके दूसरों के साथ क्या एक्सपेक्टेशन है, सीनियर जूनियर्स के साथ, वो क्लियर कीजिए। फिर एक्वायर नेसेसरी स्किल्स, अपने आप को अपग्रेड कीजिए, जो जरूरी हो सीखिए समय के हिसाब से। जैसे प्रभुपाद जी के गुरु महाराज ने बोला था ना कि आप इंग्लिश में सीखे हुए तो आप फॉरेन में जाके प्रचार कीजिए। तो प्रभुपाद जी अगर इंग्लिश नहीं सीखे रहते तो फॉरेन में प्रचार नहीं किया रहता था। तो अपग्रेड थे, तो उनके गुरु महाराज को पता था कि ये कर सकते हैं। कम्युनिकेट प्रॉपरली, तो सही तरीके से बात होनी चाहिए और उसको लिख लीजिए आप। और हैंडल विथ केयर लोगों को, जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है मशीन से नहीं चलता है, लोगों से चलता है। तो वहाँ पे HR डिपार्टमेंट रहता है और लोगों का क्या नेसेसिटी है, क्या ज़रूरत है, उसके हिसाब से वो काम करता है। तो हमारे जीवन के 4 पहलू है, क्या है? फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल। तो चारों पहलू को हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो फिजिकल को देखते हैं तो क्या करना पड़ेगा हमें? 3 चीज़ें फिजिकल के लिए। सात्विक डाइट लेना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा और रिलैक्सेशन चाहिए। 3 चीज़ें चाहिए कि नहीं? खाना चाहिए, तो खाना कैसा लेना है? सात्विक। एक्सरसाइज चाहिए और तीसरा है रिलैक्सेशन। टाइमिंग्स फिक्स टाइम पे लेना चाहिए। कभी भी कहीं पे भी इच्छा हो गई तो ऐसे खाना नहीं खाना चाहिए। जितना आप टाइम पे लेंगे तो एसिडिटी, गैस, ये सारे प्रॉब्लम कम होंगे। क्वांटिटी कितना लेना चाहिए? 50% फूड, 25% वाटर, 25% एयर। तो उससे क्या होगा? वो प्रॉपर पाचन होगा उसका। और क्वालिटी कैसा होना चाहिए? सात्विक होना चाहिए, होलसम होना चाहिए, न्यूट्रिशियस होना चाहिए। जंक फूड खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए एज फार एज पॉसिबल। जंक फूड, ऐसे जंक मिल्स रहते हैं ना, जंक मिल्स रहते हैं ना, तो ऐसे जंक फूड है ये, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। एक्सरसाइज में क्या है? वॉकिंग है, स्ट्रेचिंग है, प्राणायाम, योगासन, एरोबिक एक्सरसाइज, स्विमिंग। कुछ फिजिकल एलिमेंट्स है तो आपको फिजियोथेरापिस्ट या आपके डॉक्टर को पूछ के एक्सरसाइज करना चाहिए। आजकल लोग क्या करते हैं? टीवी पे देखते हैं और योगासन सीख जाते हैं, करते हैं ना ऐसे लोग। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका शरीर का प्रकृति को सूट नहीं कर रहा है तो उसमें आपको डैमेज भी हो सकता है। तो पर्सनल ट्रेनर जो आपको इमीडिएट गाइड कर सकता है उसके साथ रह के आपको सीखना चाहिए। ऐसे हमारे एक मित्र हैं, उनके वाइफ को वेट लॉस के लिए वो जुम्बा चालू किया उन्होंने, तो उनको स्पाइन डैमेज हो गया उनका। वेट तो कम हो गया उनका, लेकिन स्पाइन भी डैमेज हो गया, क्योंकि कुछ एज के बाद लेडीज़ के जो हड्डियां हैं वो ऐसे ढीली हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। तो अब 50 के बाद फिर आप कुछ भी नया करने रहे, मैं तो अभी जवान हूँ, तो जवान हैं आप, लेकिन उससे आपको क्या होगा? बॉडी को डैमेज भी हो सकता है। तो इसीलिए फिर कैल्शियम है और सप्लीमेंट भी लेना जरूरी है कुछ उम्र के बाद। 45-50 हो जाता है तो ये सब लेना जरूरी है। तो एक्सरसाइज करो, लेकिन एक्सरसाइज कैसे करना है आपको समझ के करना है। एक्सरसाइज का क्या फायदा है कि जो हमारे बॉडी में स्ट्रेस होता है, एड्रेनालिन रिलीज होता है, उसकी जो वजह से नेगेटिव होता है उस सबका इफेक्ट चला जाता है। वो जो पानी भरा रहता है तो बिगड़ जाता है कि नहीं? लेकिन जो पानी फ्लो करता है तो बिगड़ता नहीं। तो वैसे भी जो बॉडी है एक एक जगह पे रहेगी। कुछ लोग क्या खाट ले थी पाट ले, पाट ले थी खाट ले। इसका मतलब क्या है? सोना है, खाना है, खाना है, सोना है। मतलब आजकल वैसे ही जॉब प्रोफाइल हो गए ना, टेबल पे काम करना है, फिर डायरेक्ट खाना खाते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर काम करते हैं। तो जो कंप्यूटर के साथ काम करते हैं उनका ऑलमोस्ट ज़्यादातर 10-10 घंटा तक वो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर काम करते हैं। इसलिए आजकल कंपनियां क्या करती हैं कि वहाँ पे उनको जिम की फैसिलिटी देते हैं, वहाँ पे स्विमिंग पूल बनाते हैं, तो एटलीस्ट बीच में वो थोड़ा सा 4 घंटे के बाद थोड़ा सा 1 घंटा ब्रेक ले सकते हैं, थोड़ा सा वो एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो उनका थोड़ा सा हेल्थ भी बना रहता है। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उसका क्या फ़ायदा था? ब्रेन को पॉजिटिव सिग्नल मिलता है,
तो इसलिए आपको फ्रेश फील होता है। इमोशनल स्ट्रेंथ बढ़ती है, जैसे जो व्यक्ति चल सकता है वो दौड़ भी सकता है, लेकिन जो बैठा रहता है वो चल भी नहीं सकता है और दौड़ भी नहीं सकता है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ उसका हैम्पर होता है। तो इसीलिए घर के नज़दीक में जाना है, जैसे कि 200-500 मीटर 1 किलोमीटर जाना है, तो चल के जा सकते कि नहीं। अभी एक्टिवा है, 4 व्हीलर है, उसका मतलब ऐसा नहीं है कि नज़दीक जाना है तो भी आप उसको व्हीकल को ही लेके जाओ। कितने लोग ऐसा करते हैं कि नज़दीक में जाना है तो व्हीकल लेके जाते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, अभी चल के जाएंगे। वेरी गुड। तो उससे क्या होगा, आपका हेल्थ, अलग से आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। आप नज़दीक में जा रहे हो तो आप चल के जा सकते हो, तो फिटनेस भी आपका मेंटेन रहेगा। फिर सोना, जितना जल्दी सोते हैं ना उतना अच्छा रहता है। 9 बजे से 12 बजे के बीच में अगर हम सो जाते हैं जल्दी तो डबल आराम मिलता है। 3 घंटे में 6 घंटे का आराम मिलता है। कितना आराम मिलता है हमें? 6 घंटे। और 12 से 3 के बीच में इक्वल मिलता है, 3 घंटे का मिलता है। और 3 बजे के बाद आधा मिलता है। तो कितने बजे सोना चाहिए? 9-10 बजे के आसपास सोने का प्रयास करना चाहिए। लेटेस्ट बाय 10-10:30 तो बहुत हो गया। तो ऐसे काफ़ी मेरे हॉस्पिटल के जो वर्कर्स थे, स्टाफ थे, जो 2-2-2:30 बजे सोते थे पहले, तो अभी वो लोग 10:30-11 बजे सो रहे, तो अभी बता रहे हैं कि काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, फ्रेश फील हो रहा है। तो अगर किसी को आदत है लेट सोने की, 11 बजे 11:30 बजे, तो उसको आपको क्या करना है, धीरे धीरे करके उसको जल्दी करना है। उसका मेन प्रॉब्लम क्या है, खाना लेट होता है लोगों का। तो अगर आप खाना जल्दी कर लेंगे, जैसे 8 बजे के पहले खाना हो जाएगा आपका, तो आप 10 बजे के पहले सो पाएंगे, क्योंकि खाने के 2 घंटे तक तो आप तुरंत नहीं सोना चाहिए। इसलिए बता रहे हैं ना कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स वन हेल्दी एंड वाइज। ગુજરાતીમાં પણ આવી કહેવત છે ને, વહેલા સૂઈ વહેલા ઉઠે બળ બુદ્ધિને ધન વધે। हाँ, सो ऐसी कहावत हर एक लैंग्वेज में है। तो उसका मतलब क्या है कि हमें जल्दी सोना चाहिए। जल्दी सोएंगे तो कम घंटे सोने के बावजूद भी क्वालिटी नींद मिलेगी। आपका बॉडी का इंटरनल डिटॉक्सिफिकेशन होता है, हमारे जो इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स है उसका डिटॉक्सिफिकेशन होता है। तो जितना जल्दी सो जाएंगे उतना हमें अच्छा रहेगा। रिलैक्सेशन के लिए क्या कर सकते हैं आप? लाइट म्यूजिक सुन सकते हैं। कुछ लोग कुकिंग करते हैं जिससे उनका स्ट्रेस कम होता है। माताजियों की बात नहीं है, वो लोग, उनको कुकिंग करके स्ट्रेस आता रहेगा। कुछ लोग जिनका आवाज अच्छा है तो गा सकते हैं, वो पुस्तक पढ़ सकते हैं। आप प्रभुपाद ने बहुत अच्छे पुस्तक दिए हुए हैं। जब प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ते हैं तो हम क्या है, दिव्य स्तर पे आ सकते हैं। टीवी वॉचिंग इज नॉट रिलैक्सेशन। आज कुछ लोग क्या करते हैं, टीवी वॉचिंग, उनको लगता है टीवी वॉचिंग करने से रिलैक्सेशन हो जाएगी। तो टीवी वॉचिंग करते हैं तो उसके जो किरदार है, कैरेक्टर्स है, उसका स्ट्रेस आपके अंदर आप ट्रांसफर करते हो। होता है कि नहीं? व्हाट्सएप को भी आप रेगुलर वे में यूज कीजिए। तो मेरा खुद का उदाहरण बताऊं तो मैं कुछ महीनों पहले मेरा एवरेज मोबाइल का यूज 5 से 6 घंटे था। फोन कॉल्स, व्हाट्सएप, वीडियोस, बाकी सब चीजें मिला के 5-6 घंटे का था। अभी मैं उसको सिस्टमेटिक किया है तो अभी मैं ऑलमोस्ट हाफ हो गया है। तो उससे आप रेगुलेट कर सकते हैं। जैसे आप उसका इंटरनेट बंद रखिए, जैसे कुछ ऐप्स हैं उसको आप डिसेबल कर दीजिए, कुछ स्पेसिफिक मोड में आपके मोबाइल को यूज कीजिए, तो वैसे आप उसको रेगुलेट कर सकते हैं। तो आप दिन के 2 या 3 घंटे आप बचा सकते हैं। तो वो 2-3 घंटे क्या कर सकते हैं आप, जो माला नहीं कर रहे हो माला में लगा सकते हैं, जो माला कर रहे हैं, पढ़ाई का टाइम नहीं मिल रहा है, पढ़ाई कर सकते हैं। सही कि नहीं? ये लोग पूछते हैं, आप बताते रहे तो माला करो, पढ़ाई करो, माला करो, तो उसके टाइम ही नहीं है। तो टाइम के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। वो माइंड मैनेजमेंट बाद में होगा, इसको पहले मोबाइल मैनेजमेंट करना पड़ेगा आपको। फिर आगे बताते हैं कि स्ट्रेसर से दूर रहना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी ने बताया कि कलयुग 4 जगह पे रहता है, भागवतम में भी बताया हुआ है। क्या बताया हुआ है? मांस भक्षण नहीं करना चाहिए, फिर नशापान नहीं करना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, और व्यभिचार से दूर रहना चाहिए। तो ये 4 चीजों से हमें दूर रहना चाहिए। इमोशनल नीड्स का ऐसा बताया कि जैसा हम अंदर डालते हैं ऐसा बाहर आता है। अच्छी चीजें डालेंगे तो अच्छी चीजें बाहर आएगी, बुरे विचार डालेंगे तो बुरा विचार बाहर आएगा, नेगेटिविटी डालेंगे तो नेगेटिविटी बाहर आएगी। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे अंदर मॉरल जो चीजें बढ़े वैसी चीजें बच्चों को भी देनी चाहिए और हमें भी लेनी चाहिए। तो इसलिए क्या रहना चाहिए, व्यस्त रहना चाहिए। खाली दिमाग शैतान का घर हो जाता है। तो कुछ ना कुछ प्रवृत्ति में रहना चाहिए, कुछ अच्छी चीज़ों को
पकड़ के उसको आगे जाना चाहिए। आप जब बोर हो जाते हैं तो थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए। आजू बाजू में गार्डन है तो वहाँ पे थोड़ा वॉक के लिए जा सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, कीर्तन सुन सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं आप। गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए, उसके लिए अलग क्लास लेनी है। कम्युनिकेट करना चाहिए सही तरीके से। कम्युनिकेट नहीं करते उससे भी कई बार प्रॉब्लम्स होता है। कोई भी चीज़ को पर्सनलाइज नहीं करना चाहिए। कई बार जो कोई सीनियर है वो आपको कोई चीज़ के लिए बता रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं कि आपसे प्रॉब्लम है, आपने जो किया है उससे प्रॉब्लम है। तो आप वो जो किया है उसको आप सही तरीके से करेंगे तो आपके साथ वो इश्यू नहीं होगा। लोगों का अलग अलग स्वभाव है, उसको स्वीकार कर लेंगे। जैसे एक ही घर में 4 लोग रह रहे हैं तो सबका स्वभाव अलग रहता है। तो किसी को ऐसा लगता है कि इसका स्वभाव ऐसा क्यों है, क्योंकि भगवान ने उसको ऐसे बनाया। अभी उसके सिवा कोई उसका स्वभाव चेंज नहीं कर सकता। उसको खुद को लगेगा कि उसको चेंज करना है तो ही वो कर सकता है। जैसे मेरे कजिन ब्रदर हैं तो भाभी जी बताते हैं कि अभी वो मेरे साथ झगड़ते ही नहीं कभी। वो कितना भी प्रयास कर ले भाभी जी, लेकिन वो झगड़ते ही नहीं, क्योंकि उनका स्वभाव ही वैसा है। लेकिन वैसे बहुत कम लोग रहते हैं। सही है ना? मतलब बाकी के हर एक के घर में नोकझोंक होती रहती है ना, लेकिन वैसे तो भाभी जी क्या बोल रहे हैं कि ऐसे क्यों है। मतलब लेडीज को ऐसा भी चाहिए कि थोड़ा झगड़ा भी करे हमारे साथ, लेकिन फिर झगड़ा ज्यादा हो जाता है तो प्रॉब्लम हो जाता है ना। दूसरों के लिए जजमेंटल नहीं बनना चाहिए कि ये ऐसा ही है, क्योंकि समय समय पे वो आदमी बदल सकता है। डोंट बी जजमेंटल। हर रोज नया दिन मिलता है तो उसको अफ्रेश अच्छे से स्टार्ट करो, आप नई शुरुआत करो। कल का दिन अच्छा नहीं रहा था कोई रीजन से, तो आज का दिन अच्छे से करो। लाइफ में जो मिला हुआ है उसको अच्छे से देखो आप। अभी बीच में मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी, साउथ में एक लेडी थी, उनका मैरिज बहुत जल्दी हो गया था, 18-19 साल की एज में हो गया था, बच्चा आ गया था उनका। फिर उनके पति उनको घर से निकाल देते हैं, तो उनके ऊपर काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो बच्चे की जिम्मेदारी भी है, लेकिन वो परिस्थिति में क्या करते हैं, काम भी करते हैं और पार्ट टाइम पढ़ाई भी चालू रखते हैं। 12th क्लियर करते हैं, उनका 12th हुआ रहता है, तो उसके बाद वो कॉलेज करते हैं और एंट्रेंस एग्जाम देते हैं और पुलिस इंस्पेक्टर बनते हैं वो। तो हमारे लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम्स हैं क्या? है किसी का है तो बताओ आप। नहीं है ना हमारे हाथ। फिर भी हम कई बार कंप्लेन करते रहते हैं, अरे बहू મને તકલીફો છે, મારી જેઠાણી બહુ આવો, એને બહુ સારું, મારી બેનને બહુ સારું, તમને બધાને સારું જ છે। मतलब लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स रहते हैं तो उसमें से वो बाहर आते हैं। तो हमें तो बहुत अच्छी जगह पे भगवान ने रखा हुआ है। तो अच्छी चीजें क्या है हमारे जीवन में, उसके ऊपर आप ध्यान रखिए। अच्छी चीजों को सोचिए, अच्छी चीजों को पकड़िए, उसको पकड़ के आगे बढ़िए आप। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो सोशल सपोर्ट लीजिए आप। जैसे कुछ बीमारी आ गया है, कुछ और नेगेटिव प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो आप हेल्प लीजिए किसी का, तो वो सॉर्ट आउट हो सकता है। कई बार क्या हमारी लिमिटेड रिसोर्सेज से नहीं होता है, लेकिन कोई और रिसोर्सेज जोड़ देगा तो वो हो जाएगा। और सबसे अच्छा है भगवान के साथ मित्रता बनाइए। इस भगवद गीता में तात्पर्य में रूपा जी बताते हैं कि एक वृक्ष के ऊपर 2 पक्षी बैठे हैं पेड़ पे, एक है आत्मा और एक है परमात्मा। तो वैसे हमारे हृदय प्रदेश में क्या है, भगवान है परमात्मा के रूप में और हम हैं आत्मा। तो भगवान विटनेस कर रहे हैं परमात्मा के रूप में, हम क्या कर रहे हैं, अच्छे बुरे फल भोग रहे हैं। लेकिन जब हम क्या करते हैं, टर्न करते हैं भगवान की तरफ, तो भगवान तो कोई फल का प्रभाव नहीं हो रहा है, क्योंकि भगवान तो उससे परे हैं। तो जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रयास करेंगे तो फिर वो कर्मों के बंधन से निकल जाएंगे, और जो बुरे या अच्छे फल हमको भोगने पड़ रहे हैं वो हमें बाद में नहीं भोगने पड़ेंगे। इसलिए भगवान के साथ मित्रता करनी चाहिए। तो इसलिए क्या जरूरत है, हमारा लाइफ कैसे बनता है, कैसे पुस्तकें हम पढ़ते हैं, कैसे मूवीज देखते हैं, कैसा म्यूजिक सुनते हैं, कैसे मित्रों को रखते हैं। तो अगर आपको अच्छा बिजनेसमैन बनना है तो क्या करना पड़ेगा, अच्छे जो बिजनेसमैन है उनके कंपनी में रहना पड़ेगा। तो अच्छा भक्त बनना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, भक्तों के संग में रहना है। सो ऑलवेज कंसिडर ABCD, दैट इज एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, बुक्स रीडिंग भगवद गीता भागवतम, C चैंटिंग द होली नेम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे
हरे हरे, और 15 मिनट के बाद क्या मिलेगा आपको? डी, डाइट, प्रसादम। तो हमारे जो चौथा एस्पेक्ट है जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट है वो आध्यात्मिक जीवन है। जैसे मछली का उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि मछली को अगर जल से निकाल दिया और उसको बहुत अच्छा सोफा दे दिया, उसको सिगरेट दे दिया, पुस्तक दे दिया, पैसा दे दिया, तो उसको अच्छा लगेगा क्या? मछली को क्या चाहिए? तो आत्मा को क्या चाहिए? भगवान के साथ अपना पुराना जो संबंध है उसको जोड़ना है। भगवान के साथ अपना जो पुराना संबंध है उसको जोड़ देगा आत्मा, तो वो प्रसन्न हो जाएगा। भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद है, और हमारा स्वरूप भी कैसा है? सच्चिदानंद है। लेकिन जब हम भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ेंगे तब उसको अनुभव कर पाएंगे। तो जब हम सत्संग में आते हैं, कीर्तन करते हैं, माला अच्छे से सिंसियरली करते हैं, तब हम अपना स्वरूप में स्थित रहते हैं उस समय तक। और जैसे ही हम क्या करते हैं, थोड़ा सा उसमें बाहर आ जाते हैं, तो फिर सारी परेशानियां चालू हो जाती है। लेकिन अभी क्या है कि हमको परेशानियों में भी थोड़ी मजा आती है, इसलिए लगे हुए ना वो उसमें, सही कि नहीं? तो मन का कंट्रोल कैसे करना चाहिए? मंत्र से करना चाहिए। मनस्त्रायते इति मंत्र। मन को जो गलत जगह से निकालता है उसको क्या बोलते हैं? मंत्र बोलते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण महामंत्र दिया हुआ है हमें, और अलग अलग धर्मों में भी, जैसे क्रिश्चियनिटी है तो उसमें भी बताते हैं कि क्राइस्ट का नाम लेना चाहिए। क्राइस्ट ग्लोरिफाइड द लॉर्ड्स होली नेम बाय सेइंग, और फादर हु आर्ट इन हेवन हेलो बी थाई नेम, उनका नाम लेना चाहिए। सिखिज्म में भी बोलते हैं कि सतनाम, इन द एम्ब्रोजियल आवर्स ऑफ द मॉर्निंग आई मेडिटेट ऑन द ग्रेस ऑफ द ट्रू नेम, वो भी सतनाम भगवान का नाम लेते हैं सिखिज्म में भी। इस्लाम में भी बताते हैं कि रिपीटेडली अल्लाह का नाम लेना चाहिए, 99 नेम्स ऑफ द अल्लाह वो करते हैं। बुद्धिज्म में बताते हैं कि बुद्धम शरणम गच्छामि, तो वो भी बुद्ध भगवान का नाम लेते हैं। और सनातन धर्म में तो बताइए हुआ है कि मंत्र के रूप में भगवान का नाम बार बार लेना चाहिए। तो सबसे अच्छा नाम है ना, वो आईसीयू के बाहर जब रिलेटिव्स रहते हैं तो लेते हैं वो, मेरा खुद का अनुभव है। जितना हम लोग नहीं लेते ना सिंसियरली, उससे ज़्यादा सिंसियरली वो रिलेटिव्स जब आईसीयू के बाहर या ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठे रहते हैं ना 4 घंटा 2 घंटा, तो एकदम तत्परता से वो फोकस से हमें लेना है एकदम। कितने लोग लेने का प्रयास करेंगे? प्रयास करना है ना, प्रयास तो इजी है ना, लेना थोड़ी है, प्रयास करना है। तो जब हम मन को नियंत्रित कर लेंगे तो क्या होगा? मन शांत हो जाएगा, शांति प्राप्त होगी, जीवन में जो भी करेंगे अच्छे से कर पाएंगे। मन बुद्धि सब क्लियर हो जाएगा, हमारी इंद्रियां शुद्ध हो जाएगी, तो हमारा ध्यान अच्छे से हो जाएगा, मेमोरी पावर शुद्ध, और हम अच्छे से कोई भी कार्य कर पाएंगे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। किसी को प्रश्न नहीं है, उसका मतलब क्लियर है एकदम। हरे कृष्णा।